चलिए आ गए आप लोग। चलिए फिर से आपका बिहार के स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है ना। मैं अशोक कुमार, जीएस मेंटर्स बागेश्वरी इंस्टीट्यूट दाऊद नगर। तो हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे हम लोग आज से फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, तो भौतिक संरचना एवं उचावच के आधार पर जो बिहार है उसके बारे में। ये जो बिहार देख रहे हैं इसका उचावच एवं संरचना के आधार पर हम लोग इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटे थे। एक था शिवालिक श्रेणी वाला हिस्सा, दूसरा था बिहार के मैदानी भाग वाला क्षेत्र, और तीसरा था दक्षिणी पठारी वाला क्षेत्र। नहीं, कितने क्षेत्रों में बांटे थे? 3 क्षेत्रों में। एक था शिवालिक श्रेणी का हिस्सा, दूसरा था बिहार का मैदानी क्षेत्र वाला हिस्सा, और तीसरा बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र का हिस्सा। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे थे शिवालिक श्रेणी वाला हिस्सा के बारे में। और शिवालिक श्रेणी पढ़ने के क्रम में हम लोग देखे थे कि इसमें 2 सबसे ऊंचा एक चोटी के बारे में, जिसका नाम था कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी। और सोमेश्वर श्रेणी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़े थे। नहीं, सोमेश्वर श्रेणी बताओ कहां से कहां तक विस्तृत था? तो भैंसा लोटन से कहां तक? भीखनाठोरी तक। नहीं, कहां से कहां तक? तो भैंसा लोटन से भीखनाठोरी तक इसका विस्तार देखने को मिला था। और इसका अगर देखिएगा कि कितना किलोमीटर में इसकी लंबाई थी, तो लंबाई था 74, है ना। लंबाई कितना किलोमीटर? तो लंबाई 74 किलोमीटर। और इसका हाइट कितना है? ऊंचाई है 874 या फिर कहीं कहीं 880 मीटर हाइट इसका देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सबसे ऊंचा श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी क्या है जी? तो बिहार का सबसे ऊंचा श्रेणी है। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि सोमेश्वर श्रेणी में दर्रा भी पाया जाता है, जिसमें एक नाम था सोमेश्वर दर्रा, एक नाम था भीखनाठोरी दर्रा। और सोमेश्वर दर्रा और भीखनाठोरी दर्रा कौन नदी से निर्मित था? तो कूदी नदी से। कौन सा नदी? नदी का नाम था कूदी नदी। ठीक है, उसके अलावा हम लोग एक गरवा दर्रा के बारे में भी देखे थे, जो हरहा नदी के द्वारा निर्मित था। ठीक है, उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी से ठीक दक्षिण देखोगे, सोमेश्वर श्रेणी से ठीक दक्षिण में आपका एक और पहाड़ी श्रृंखला है, जिसे हम लोग रामनगर दून के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग दक्षिणी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। रामनगर दून या दक्षिणी श्रेणी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, और सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में एक घाटी का निर्माण हुआ, और इस घाटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हरहा घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सा घाटी? हरहा घाटी के नाम से जान रहे थे। नहीं, और हरहा घाटी, इसमें हम लोग रामनगर दून के बारे में भी देखे थे कि रामनगर दून का जो लंबाई है कितना किलोमीटर तक था? तो 32 किलोमीटर। कितना? 32 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना देखे थे हम लोग? 6 से 8, है ना। कितना? तो 6 से 8 किलोमीटर के बीच इसका चौड़ाई है, और इसका लंबाई कितना? तो 32 किलोमीटर के बीच लंबाई था। ठीक है, हरहा घाटी में हम लोग देखे कि हरहा नदी के द्वारा ही निर्मित है। हरहा घाटी किसके द्वारा? तो हरहा घाटी जो है हरहा नदी के द्वारा निर्मित है। हरहा घाटी के बारे में नहीं पढ़े हैं? रामनगर दून तक ही पढ़े थे ना केवल। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं हरहा घाटी के बारे में। ठीक है, आप इसको यहां से यहां तक मिटा दीजिए। और इसके ठीक बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अभी हरहा घाटी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हरहा घाटी। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग दीजिए हरहा घाटी। हरहा घाटी, हरहा घाटी के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखो कि यह सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच, रामनगर दून के बीच स्थित है ना। इसकी जिसकी लंबाई देखिएगा, तो लंबाई कितना है? तो लंबाई है 22 किलोमीटर। लंबाई कितना किलोमीटर? तो लंबाई इसका 22 किलोमीटर। किसका? तो हरहा घाटी का। इसके अलावा देखो कि हरहा घाटी का जो निर्माण है, हरहा घाटी का जो निर्माण है, यह निर्माण कौन 2 पर्वतों के बीच है? तो एक है सोमेश्वर श्रेणी, है ना। कौन सा? तो एक है सोमेश्वर श्रेणी, और दूसरा कौन सा? तो दूसरा देखिएगा, एक रामनगर दून, है ना। रामनगर दून 2 पर्वतों के बीच स्थित है। कौन सा घाटी? तो हरहा घाटी। हरहा घाटी किसके द्वारा निर्मित है? लिख लीजिए कि हरहा घाटी हरहा नदी द्वारा, कौन नदी? हरहा नदी द्वारा निर्मित है। हरहा नदी द्वारा निर्मित है। और ये जो हरहा नदी है, यह हरहा नदी किसकी सहायक नदी? तो यह गंडक नदी का, किसका?
तो यह गंडक नदी का सहायक नदी है, गंडक नदी का सहायक नदी है, समझें। तो इस घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस घाटी का निर्माण हुआ है दो पर्वतों के बीच, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगरदून के बीच, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगरदून के बीच, ठीक है। और ये घाटी का लंबाई कुल कितना किलोमीटर का, तो 22 किलोमीटर का है। और हरहा घाटी में देखिएगा कि यह मुख्य रूप से यह घाटी हरहा नदी के द्वारा ही निर्मित है, हरहा नदी के द्वारा बना हुआ है। और हरहा नदी किसकी सहायक नदी, तो हरहा नदी गंडक नदी की सहायक नदी। चल इतना बात क्लियर। चल तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ रहे थे शिवालिक श्रेणी के बारे में, समझ गए। रामनगर दून को हम लोग एक और नाम से जान रहे थे, कौन सा नाम था जी, इसी को हम लोग दक्षिणी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा श्रेणी, दक्षिणी श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो रामनगर दून है, रामनगर दून यह बिहार में शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक श्रेणी या हिमालय के शिवालिक श्रेणी का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, सबसे, या फिर ऐसे लिख लो बिहार में श्रेणी का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। बिहार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी हिस्सा कौन, तो रामनगर दून। चल ठीक है बात। तो बिहार में हम लोग पढ़ रहे थे कि भौतिक संरचना एवं ऊंचावच के आधार पर बिहार, और इस आधार पर बिहार को हमने 3 भागों में बांटा था, एक शिवालिक श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदानी हिस्सा, और तीसरा बिहार का पठारी भाग, है ना। तीसरा कौन सा भाग, तो बिहार का पठारी भाग। चलिए इतना बात क्लियर। चलिए इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए ना। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं जरूरत है हमको इस सब टॉपिक को केवल रिवीजन करने का, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप जितना भी पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर या फिर किसी भी बढ़िया किताब से, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। चलो उसके अलावा फिर से हम लोग बिहार के बारे में, चूंकि एक हिस्सा खत्म, तो अब हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि इसी संरचना के आधार पर बिहार का मैदानी भाग के बारे में, कि जो बिहार का मैदानी भाग है वह कितना प्रतिशत हिस्सों में है, बिहार के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिहार, इसको फिर से आप सुधार लीजिए। चलिए ठीक है बात, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना जी, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत कष्ट परेशानी है तो कहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, बिहार का मैदानी क्षेत्र, या इसको ही हम लोग कहते हैं गंगा के द्वारा या गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा, इसकी सहायक नदियों के द्वारा बिहार का निर्मित मैदानी भाग, बिहार का निर्मित मैदानी भाग, ठीक है। तो बिहार में देखोगे कि जो बिहार का मैदानी भाग है उसको हम लोग देख लो एक बार इस पे मैप पे। तो हम लोग इधर बात किए थे कि इधर जितना भी देख रहे हैं सब टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। कौन सा चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। और बीच में आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, नहीं यह जो हिस्सा देख रहे हैं सब के सब कैसा हिस्सा था, तो यही बिहार का क्वाटनरी चट्टान से निर्मित मैदानी भाग, यही बिहार का क्या है जी, क्वाटनरी चट्टान से निर्मित मैदानी भाग है। और इधर का जो हिस्सा देख रहे हैं, इधर का जो हिस्सा देख रहे हैं यह बिहार का कैसा भाग है, तो पठारी भाग है। तो इसे को हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये कैसा हिस्सा था, तो यह टर्शियरी क्रम की चट्टान था, नहीं यह टर्शियरी क्रम का चट्टान था। इधर वाला हिस्सा देखिएगा तो यह है क्वाटनरी चट्टान था, और इधर का हिस्सा देखिएगा तो इसे हम लोग विंध्यन के नाम से जान रहे थे, विंध्यन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा था, और इसे हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान के नाम से जान रहे। ठीक है बात। तो हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं टर्शियरी के बारे में पढ़े, उसके बाद क्वाटनरी के बारे में पढ़े, तो जो बिहार का मैदानी भाग जो दिख रहा है ना बीच में,
यह निर्मित किससे है? तो क्वाटरनरी चट्टान से, है ना। यह किससे निर्मित है? तो क्वाटरनरी चट्टान से। तो पहला पॉइंट में लिखो कि बिहार का मैदानी भाग, बिहार का मैदानी भाग, मैदानी भाग क्वाटरनरी, क्वाटरनरी चट्टान से निर्मित है, चट्टान से निर्मित है, समझे, निर्मित है। या फिर यूं कहें तो, यूं कहें तो इस भाग का निर्माण या इस मैदानी भाग का निर्माण, मैदानी भाग का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है, सहायक नदियों द्वारा हुआ है, समझ गए। तो जितना भी बिहार के आप मैदानी भाग देख रहे हैं, इस मैदानी भाग का निर्माण किसके द्वारा? इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है किसके द्वारा? तो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, ठीक है। अगर इसका विस्तार देखिएगा बिहार में तो कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो करीब 9,000, ठीक है, 90,000, ठीक है, 9,000 नहीं, 90,660 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में आपको बिहार के मैदानी भाग का विस्तार देखने को मिलता है, मैदानी भाग का विस्तार है, समझ गए। इसके अलावा समझो कि तो इतना किलोमीटर में हो गया नहीं, लेकिन अगर पूरे बिहार के क्षेत्रफल का, क्योंकि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? बिहार के कुल क्षेत्रफल ल भुला गए? हेलो जी, बताओ तुम, कितना है बिहार के कुल क्षेत्रफल? तुमको याद है? हेलो, बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर नहीं, कितना है जी? 94,163 वर्ग किलोमीटर नहीं। तो एकदम वही वाला हाल हो गया कि घर में बुद्धि 13, अब क्लास होते 3, अब खड़ा करके पूछ लीजिए तो भगवान लेते हैं 6, नहीं। रिविजन नहीं कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कीजिएगा तो दिक्कत ना है। चलिए बैठिए जल्दी, देखिए तो इसका बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो समझो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% हिस्सा, कितना प्रतिशत? 96% हिस्सा बिहार के मैदानी भागों का है, या मैदानी भागों का है। मैदानी भागों का है, समझ गए? कितना प्रतिशत? तो टोटल 96% जो हिस्सा देख रहे हैं ना, वह किसका है जी? तो बिहार के मैदानी भाग। आप समझिए कि ये जो जितना भी देख रहे हैं 96% हिस्सा, ये एक बड़ा समूह है जो किसके द्वारा निर्मित है? तो क्वाटरनरी चट्टान के द्वारा निर्मित है, और मुख्य रूप से यह गंगा नदी एवं गंगा की सहायक नदियों के द्वारा ही निर्मित हुआ है, समझ गए? किसके द्वारा? तो गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही निर्मित है। और बिहार के लगभग कितना? तो 96% हिस्सा में केवल बिहार के मैदानी भागों का विस्तार देखने को मिलता है। और यह कैसा हिस्सा है? तो यह समतल भूभाग है। कैसा है जी? तो बिहार का जो 96% मैदानी भाग देख रहे हैं, यह कैसा है? तो यह समतल, ठीक है, यह समतल भूभाग है, यह समतल भूभाग है, समझ गए? इसलिए इधर कृषि वगैरह का क्षेत्र सबसे अधिक होता है, कृषि का कार्य सबसे अधिक होता है, समझ गए? अब अगर इन क्षेत्रों में मृदा की बात कीजिएगा कि इन क्षेत्रों में कौन मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के करीब अधिकतर क्षेत्रों में, या 96% जो हिस्सा देख रहे हैं, इन 96% में अधिकतर क्षेत्रों में आपको केवल व केवल एक ही मिट्टी दिखाई देती है, और मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो इसको हम मिटा दें, लिख लिया आप लोग यहां तक? चलिए, उसके बाद देख लो कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। कौन सा मिट्टी?
यस, जलोढ़ मिट्टी। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि यहां जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। हालांकि जब हम मिट्टी पढ़ेंगे स्पेशल बिहार के लिए तो वहां हम लोग कई मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाल सुंदरी मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, सभी मिट्टियों के बारे में जो बिहार में विस्तृत है। लेकिन अभी समझो कि बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में जो 96% हम लोग देखे हैं हिस्सा, जो समतल भूभाग है बिहार का, उनमें सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इतना बात क्लियर ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसके बाद देखो कि बिहार का जो मैदानी भाग है, इस बिहार के मैदान को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं। और दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जिसे हम लोग देखिएगा कि जिसे हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। कौन सा बिहार? दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है। अब देखो मैप में देखोगे तो इस गंगा, ये जो बिहार दिख रहा है, इसके बीचों बीच से होकर गंगा नदी का प्रवाह है। इसके बीच से होकर कौन सा नदी गुजरती है? तो गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा नदी के उत्तर के हिस्सा में जो देखिएगा ना, इधर वाला हिस्सा में, उत्तर की दिशा में, तो इधर गंगा के इधर वाले क्षेत्र को हम लोग उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं, और गंगा के इधर वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ से हम लोग देखो कि जो बिहार का मैदान है, इसे हम लोग दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। एक का नाम है गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम है गंगा का दक्षिणी मैदान, है ना। गंगा का उत्तरी मैदान है वो, गंगा का दक्षिणी मैदान। यहाँ तक बात क्लियर? हाँ जी, मिटा, इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है। अब समझो कि दोनों भागों में जो देख रहे हैं, एक उत्तरी बिहार दूसरा दक्षिणी बिहार, तो दोनों भागों में लिखिए कि दोनों भागों में मृदा का प्रवृत्ति या मिट्टी का प्रवृत्ति, है ना, मृदा का प्रवृत्ति अलग अलग है, अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब समझो कि उत्तर बिहार में जितना भी नदियां हैं, सब उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से निकलने वाली है। कहां से? हिमालय से निकलने वाली। इसलिए हम लोग उत्तर बिहार के प्रत्येक नदी को हिमालयी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हिमालयी नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन दक्षिण बिहार में जो नदी देखिएगा, यह हिमालय से निकलने वाला नहीं है ना। दक्षिण बिहार के प्रत्येक नदी के बारे में समझो कि दक्षिण बिहार का प्रत्येक नदी, है ना, बरसाती नदियां। कैसा नदी? तो बरसाती नदी। जब बरसात का दिन आएगा, पानी होगा, तो इन नदियों में क्या रहेगा? पानी उफान पर रहेगा। और जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हुआ कि दक्षिण बिहार के नदियों में सुखाड़ आ जाता है। जैसे आप लोग देखे हैं कि नहीं, सोन नदी अभी पानी रहता है जी, लेकिन बरसात के दिनों में देखिएगा कि पानी इसमें पूरा लबालब भरा रहता है, नहीं। और एक ऐसा समय आता है कि बाढ़ और भी ज्यादा तेज होता है, तो फिर सोन नदी में बाढ़ आ जाता है, नहीं। ठीक वैसे ही देखो कि गया में फल्गु नदी, गया में कौन नदी? फल्गु नदी। गया में जो फल्गु नदी है, बरसात के दिनों में उसमें पानी आता है, रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का सीजन आता है कि उसमें पानी सूख जाता है। और जैसे ही पानी सूख जाता है कि गया के रेत या गया के फल्गु नदी में रेत पूरा गर्म हो जाता है। और रेत के गर्म होने से यह भी एक कारण है कि गया को क्या होना? तो गया का गर्म होना। इसलिए गया को के बारे में हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि गया पूरे बिहार के सभी जिलों में गया सबसे गर्म जिला के तौर पर जाना जाता है। कैसा जिला? तो गया सबसे गर्म जिला के तौर पर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो समझो कि दोनों भागों में मृदा का प्रवृत्ति कैसा है? अलग अलग है। अलग अलग होने के पीछे कारण है, समझिए कि उत्तर बिहार की नदियां हिमालयी है। कैसा है? हिमालय से निकलने वाली है। हिमालय से निकलने वाली है।
समझे? इसलिए इसलिए इन नदियों में वर्ष भर, कैसा, वर्ष भर पानी रहता है, पानी रहता है। ठीक है बात? चल यहां तक लिख लीजिए। इन नदियों में क्या जी, तो इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, इन नदियों में कैसा, तो इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, क्यों रह रहा है पानी? क्योंकि जितना भी नदी देखेंगे सब के सब कहां से निकलता है? हिमालय से। ठीक है, जैसे घाघर नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, है ना, बागमती नदी, कमला बलान नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, इन सब नदियों के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे जब बिहार की नदी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, है ना। बिहार की नदी जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम बिहार के प्रत्येक नदियों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर। चलिए इसको मिटा दिया जाए ना। उसके बाद हेडिंग लिख लेना है, उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान। हेडिंग लिखिए, उत्तरी बिहार का मैदान। ठीक है, चलिए उत्तरी बिहार के मैदान का देखोगे कि निर्माण कैसे जी, तो निर्माण गंगा एवं सहायक नदियों के द्वारा ही, है ना। कैसा, तो गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा समझो उत्तर बिहार की नदियां हिमालयी है। कैसा है, हिमालय से निकलने वाली है। इसलिए इन नदियों में वर्ष भर पानी भरा रहता है या पानी रहता है। इसके अलावा लिखो कि यह नदियां उत्तरी बिहार में, कौन से जिला में या कौन से बिहार में, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, बाढ़ का कारण बनती है। जैसे जितना भी हिमालय से आएगा तो इसमें वर्ष भर पानी रहेगा, और जब वर्ष भर पानी रहेगा तो इसमें क्या होता है कि हमेशा देखिएगा कि बाढ़ आ जाता है। ठीक है, जैसे आप नाम सुने होंगे कोसी नदी का, नहीं, कौन सा नदी, कोसी नदी। और कोसी नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और हमेशा बिहार को उधर डुबा देती है, उत्तरी बिहार में हमेशा डुबा देती है ना। इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। यानी कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शोक नदी जो है, कोसी नदी जो है, इसमें इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि अपने आसपास के क्षेत्रों को डुबो देता है ना। अभी देखिएगा कि उत्तरी बिहार में जब बरसात का महीना आता है, जब धान रोपनी का समय आता है, तो उत्तरी बिहार में पहले ही खेती हो जाता है। किसकी अपेक्षा, तो दक्षिणी बिहार की अपेक्षा, है ना। तो उधर पहले ही पानी आ गया, पहले ही बिहन रोपनी हो गया, धान रोपनी हो गया, है ना। कई बार देखिएगा कि उत्तरी बिहार के जो कृषक मजदूर हैं, वह उत्तरी बिहार में जब उनका खुद के खेती हो जाता है, खुद का धान रोपाई हो जाता है, तो वो लोग उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार में आते हैं। कहाँ आते हैं, उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार में धान के रोपाई के लिए। ठीक है, इतना बात। तो उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनने वाले सब नदियां, ठीक है। जैसे में देख लो, जैसे कौन कौन नदी, तो लिख लीजिए, जैसे लिखो घाघरा नदी, है ना, घाघरा नदी। जैसे गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। जैसे बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी। जैसे उसके अब बगल में देखिएगा बागमती नदी, कौन सा नदी, बागमती नदी। इसके अलावा भी देखो तो कमला नदी या फिर बलान नदी। इसके अलावा कोसी नदी, ठीक है, कैसा नदी, कोसी नदी। इसके अलावा देखिएगा महानंदा, कौन सा नदी, महानंदा नदी, है ना। अब इधर कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये सब उत्तरी बिहार में जितना भी नदी है इन्हीं के द्वारा,
है ना। बार बार बरसात के दिनों में देखिएगा कि बरसात के दिनों में तो सब के सब नदियां उफान पर रहती है, ठीक है, कैसा रहती है, सब के सब नदियां उफान पर रहती है। अब समझो कि इन नदियों के द्वारा ही, ठीक है, इन नदियों के द्वारा ही, इन नदियों के द्वारा ही जल के साथ जलोढ़ मिट्टी को लाकर उत्तरी बिहार में बिछा दिया जाता है या बिछा देता है। समझे, इसको हम लोग पूरा बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, समझिए। इसको मिटा दें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे ये हो गया हमारा बिहार, मान के चलिए ये हमारा क्या जी, ये हो गया हमारा बिहार। बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली नदी कौन, तो गंगा नदी। ये गंगा नदी है जो बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। बिहार के कितना जिला से, तो बिहार के 12 जिला से, ठीक है। और दो ऐसा प्रमंडल देखेंगे हम लोग बिहार में, एक कोसी प्रमंडल और एक मगध प्रमंडल, जहां से गंगा नदी होकर नहीं गुजरती है ना। तो बिहार के बीचों बीच से होकर गुजर रही है कौन नदी, गंगा नदी। और गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिला से होकर गुजर रहा है, ठीक है, इतना बात। और गंगा के ऊपर के हिस्सा को हम लोग उत्तरी बिहार और गंगा के नीचे के हिस्सा को हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। कई ऐसी नदियां हैं जो हिमालयी है, कैसा है, हिमालयी है, यानी कि हिमालय से आने वाली है नहीं। और जो हिमालय से आने वाली नदी है उसमें वर्ष भर पानी रहता है, कैसा, तो वर्ष भर पानी रहता है। तो इसमें जितना भी, जैसे इधर से आएगा घग्गर नदी, इधर से देखिएगा गंडक नदी, इधर से देखिएगा बूढ़ी गंडक नदी, इधर से देखिएगा बागमती नदी, कमला बलान नदी, कोसी नदी, और इधर से महानंदा नदी, ठीक है। जितना भी नदी देख रहे हैं सब आकर कहाँ मिल रहा है, गंगा में। तो समझो एक नदी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मुख्य नदी के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मुख्य नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस मुख्य नदी की गहराई अधिक होती है, इस मुख्य नदी की चौड़ाई अधिक होती है, और इसमें पानी का ढलान भी तीव्र होता है ना, जल का भी मात्रा बहुत अधिक होता है। और इसी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है, ऊपर से भी, इधर से देखिएगा कि नीचे से भी, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर इसमें जाकर मिल जाती है। तो जो नदी मिलती है इसे हम लोग सहायक नदी के नाम से जानते हैं। कौन सा नदी, इसे हम लोग सहायक नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कि जो गंगा नदी, मान के जो मुख्य नदी है, अपने आसपास के क्षेत्र को अगर सिंचित कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इस नदी का बेसिन है। नदी का किस नाम से जानते हैं, नदी के बेसिन के नाम से जानते हैं। जैसे ऐसे समझो कि बिहार में मुख्य नदी कौन, तो बिहार की मुख्य नदी गंगा नदी, जो बिहार के बीचों बीच से होकर प्रवाहित हो रहा है। तो मान लीजिए कि मुख्य नदी गंगा है, ठीक है, कौन है, गंगा है। ऊपर से एक नदी आ रही है, मान के चलिए इसकी सहायक नदी घग्गर है नहीं। तो जो गंगा के द्वारा गंगा के आसपास के क्षेत्रों में जहां तक सिंचाई की व्यवस्था आपूर्ति की जाएगी उसे हम लोग गंगा बेसिन के नाम से जानेंगे, ठीक है बात। अगर सहायक नदी वह उसका घग्गर रहा तो उस घग्गर नदी के द्वारा उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां तक सिंचाई की आपूर्ति की जाएगी उसे हम लोग उस घग्गर नदी का बेसिन के नाम से जानेंगे। अब बताओ कि वैसे ही प्रत्येक नदियों का बेसिन होगा कि नहीं। और जब गंगा नदी और प्रत्येक नदियों के बेसिन को मिला देते हैं तो एक नदी तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम लोग, अगर मुख्य नदी गंगा है तो हम लोग बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। किस नाम से जानते हैं, गंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। इतना तक क्लियर बात समझो। इसके अलावा भी समझो नदी के बारे में कि जब नदी किसी पर्वत से निकला है ना, या कहीं से निकला, तो जहां से उद्गम हुआ, मान के चलो यहां से नदी उद्गम हुआ, तो नदी, जाहिर सी बात है कि नदी का जो जलधारा है वो हमेशा ढाल की ओर ही बहेगा। किधर बहेगा, हमेशा ढाल की ओर बहता है। तो नदी जब ढाल की ओर प्रारंभ में उद्गम होती है तो नदी ढाल की ओर बहना स्टार्ट करती है, और जैसे जैसे नदी के जल की धारा ढाल की ओर जाती है उसके नदी के जल की धारा तेज होती जाती है ना। और जैसे ही नदी के जल की धारा तेज होगी तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को ढो कर लाएगी और नीचे लाकर एक स्थान धरातल पर ले जाकर पटक देगी, ठीक है। इसलिए बड़े बड़े चट्टान टूटने लगते हैं
है ना। ऊपर से जब चट्टान गिरा तो नीचे धरातल पर आया, और धरातल पर आएगा तो चट्टान क्या होगा, टूटेगा, और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में, और टुकड़ों के बाद छोटे छोटे कणों में, और कणों के बाद धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो जितना भी नदी है अपने साथ क्या करता है, तो अपने साथ मिट्टी को ढोकर लाता है, मिट्टी को ढोकर लाता है, और जब बाढ़ आता है तो उस मिट्टी को अपने आसपास के क्षेत्रों में बिछा देता है। समझ गए, अपने आसपास के क्षेत्रों में बिछा देता है। जैसे गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी के बारे में समझो कि गंगा नदी मुख्य नदी है। मान के चलो गंगा नदी में बाढ़ आया या सोन नदी में बाढ़ आया, तो सोन नदी क्या करेगा जी, जैसे ही बाढ़ आया कि अपने साथ मिट्टी को ढोकर लाता है। क्या ढोकर लाया है, मिट्टी। तो अपने आसपास के क्षेत्र में उस मिट्टी को बिछाएगा। जैसे इतना क्षेत्र में आया बाढ़, तो पानी इसका यहां तक पहुंचा, इसका पानी यहां तक पहुंचा, पानी यहां तक पहुंचा, इधर का भी क्षेत्र मान लीजिए यहां तक था, तो इधर से पानी से इधर तक पहुंचा, इधर तक पहुंचा, इधर तक पहुंचा। तो जहां तक बिछाया, ये सब कैसा मिट्टी है, सब को हम लोग बोल रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। कैसा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जल को ओढ़े हुए, है ना। कैसा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हो गया। तो इस मुख्य नदी के बाढ़ आने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बिछाया गया, है ना। कैसा मिट्टी बोल रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन जो जहां तक बिछाया उसको बोलते हैं हम लोग नई जलोढ़। किस नाम से जानते हैं, नई जलोढ़ के नाम से जानते हैं। लेकिन बताइए कि क्या ऐसा होता है कि जहां बाढ़ आया तो बाढ़ का पानी पूरा फैल जाएगा, नहीं। जैसे बाढ़ आया सोन नदी में, तो क्या सोन नदी का पानी उन्हें हंसपुरा नहीं पहुंच जाएगा, गोह में पहुंच जाएगा, औरंगाबाद पहुंच जाएगा, नहीं। लेकिन कुछ हिस्सों तक तो पहुंच रहा है ना। तो जहां तक पहुंच रहा है उन क्षेत्रों में अगर जहां तक मिट्टी बिछाया तो उसको बोलेंगे नवीन जलोढ़। कैसा बोलेंगे, नई जलोढ़ बोलेंगे। और जहां नहीं पहुंचाया उसको हम लोग पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। समझ गए, किस नाम से जानते हैं, पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। इतना बात क्लियर। तो जो नया जलोढ़ है इसी को हम लोग एक अन्य नाम खादर के नाम से जानते हैं। कैसा, खादर के नाम से जानते हैं। और जो पुराना जलोढ़ है इसे हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बांगर के नाम से जानते हैं। समझ गए। तो जलोढ़ मिट्टी भी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं हम लोग नई जलोढ़, जिसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कितना प्रकार के, दो प्रकार के, एक खादर और दूसरा बांगर। ऐसे समझो। नया जलोढ़ है तो उसको क्या बोल रहे हैं, खादर। जैसे लड़की वगैरह ये सबको देखते हैं कि नहीं, अगर पेंट नहीं, अगर मेकअप वगैरह पोत कर आई है, मेकअप करके आई है तो एकदम नया नया ऐसा लगती है, नहीं, नया नया ऐसा। और अगर मेकअप वगैरह नहीं लगा के आई है तो कैसा लगती है, तो सब पुराना ऐसा, नहीं। तो अब से ऐसे नहीं बोलना कि मेकअप लगा के आया तो उसको क्या बोलना है, एकदम खादर ऐसा लग रहे हो। कैसा लग रहे हो, एकदम खादर ऐसा। और तो कैसा लग रहा है, एकदम बांगर ऐसा। ठीक है, कैसा लग रहा है जी। तो लड़का लोग तो मेकअप वगैरह करके आता नहीं है, तो लड़का लोग कैसा लगता है, तो बांगर जैसा। और लड़की लोग हमेशा मेकअप वगैरह सब पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देती है, तो कैसा लगती है, खादर जैसा। तो समझ गए, खादर मने नयका जलोढ़, अब बांगर मने पुराना जलोढ़। समझ गए, इतना बात क्लियर ना। तो जो बिहार में जो नदी दिख रहे हैं, फिर से अब आइए हम लोग फिर से हम लोग कहाँ जाते हैं, बिहार। ये सब समझ में आया ना आप लोग को, हाँ जी बोलो, है ना समझ में। अगर समझ में आ गया है तो देखो फिर से हम लोग आ जाते हैं अपन बिहार में। नहीं, ये रहा हमारा बिहार। क्या हुआ जी, हमरो से बोलो, तुम लोग अपने में फुसुर फुसुर कर रहा है। चलिए मान के चलिए बिहार, नहीं ये हमारा क्या, ये हमारा बिहार। ठीक है, ये हमारा बिहार। अब समझो कि बिहार के इस वाले टोटल हिस्सा को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, तो बिहार के मैदानी भाग के नाम से जान रहे हैं। और इस मैदानी भाग में सबसे अधिक कौन मिट्टी रहता है, तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और समझ रहे हैं ना, कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए यहाँ तक तो हम लोग फिर से देखिए कि इन नदियों के द्वारा ही जल के साथ जलोढ़ मिट्टी को लाकर उत्तरी बिहार में बिछा दिया जाता है। इसलिए समझो कि उत्तरी बिहार का, इसको मिटा दे, कुछ टिप्पा नहीं गया, चलिए इसलिए समझो कि उत्तरी बिहार इधर से देखो, बीच में गंगा, इधर का क्षेत्र उत्तरी बिहार। ठीक है, इसलिए समझिए कि उत्तरी बिहार में लिखो कि उत्तरी बिहार में
हाँ, उत्तरी बिहार में नदियां अधिक है, नदियां अधिक है, समझें। और दक्षिणी बिहार की तुलना में, दक्षिणी बिहार की तुलना में उत्तरी बिहार का क्षेत्रफल अधिक है, उत्तरी बिहार का मैदान अधिक है, मैदान अधिक है। ठीक है, उत्तरी बिहार का मैदान अधिक है, इतना बात क्लियर। चलो, इसके अलावा समझो कि इन उत्तरी बिहार में देखिएगा कि उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार का प्रमुख दोआब। अब कहो कि दोआब क्या होता है जी? तो दो नदियों के बीच के जो भूमि होता है उसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रमुख दोआब देखिएगा, तो मुख्य रूप से 3 गो दोआब याद रखना है। मुख्य रूप से कितना? 3 गो दोआब याद रखना है। फिलहाल जब हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे तब वहां हम लोग 6 से 7 दोआब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो किधर से आ रहा था, तो एक घग्गर नदी, एक इधर से आ रहा था तो गंडक नदी, ठीक है, और एक और नदी इधर से आ रहा था तो कोसी नदी, और एक इधर से देख लीजिए इसका नाम क्या है, तो महानंदा नदी है ना। तो इसलिए यहाँ प्रमुख जो दोआब है ना, दोआब किसको कह रहे हैं? तो दो नदियों के बीच के भूमि, तो ये जो बीच का भूमि है इसको हम लोग नदी दोआब के नाम से जानते हैं। ये जो बीच का भूमि है इसे हम लोग नदी दोआब के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है बात। तो यहाँ देखो कि उत्तरी बिहार का प्रमुख अगर दोआब देखिएगा तो पहला दोआब हम लोग पढ़ सकते हैं घग्गर, घग्गर, और उसके नाम बाद गंडक, घग्गर गंडक दोआब, घग्गर गंडक दोआब। एक तो पहला हो गया। दूसरा समझिए, दूसरा का नाम है, हम लोग कह सकते हैं गंडक कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब। और तीसरा के बारे में समझो, तीसरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो तीसरा का नाम है कोसी एवं, कोसी एवं महानंदा दोआब। कौन सा दोआब? महानंदा दोआब। चलिए, तो मुख्य रूप से 3 दोआब भी इधर है ना। मुख्य रूप से कितना? तो उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से 3 दोआब भी विस्तृत हैं। इतना लिख लिए। चलिए फटाक से इसे आप लोग जल्दी से उतारिए। तुम लोग लिखता है जी कि खाली ऐसे ही? हाँ, तो हम नोट्स भी चेक करेंगे, समझ गए कि नहीं? चलो इतना लिख लिए। इसके अलावा समझो कि उत्तरी बिहार का जो मैदान है यह कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्र का या क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। कितना है? तो कुल क्षेत्रफल का 86% है, 62.86% है। इसके अलावा समझो कि जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई, लिख लीजिए कि उत्तरी बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई 66 मीटर है। कितना मीटर? 66 मीटर है। आप बताइए कि हम लोग जब बिहार पढ़ रहे थे तो पूरे बिहार का, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है जी? पूरे बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 53 मीटर। अगर फीट में पूछे तो 163 फीट, है ना। लेकिन केवल अगर उत्तरी बिहार की बात कीजिएगा तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 66 मीटर। कितना मीटर? 66 मीटर, जो पूरे बिहार के स्पेशल 62.86% में आता है ना। तो बताओ कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक कौन बिहार? उत्तरी बिहार की दक्षिणी बिहार? उत्तरी बिहार। क्षेत्रफल में कौन अधिक है जी? उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार? तो उत्तरी बिहार। चलिए इतना लिख लिए आप लोग। बहुत सुंदर। आप लोग बहुत तेज है नहीं, हम खामोखा इसी सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं।
हो गया। चलिए इसके बाद अब देखो कि जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, जो उत्तरी बिहार का मैदान है, इस उत्तरी बिहार के भी मैदान को हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। यकीन मानो आप चाहे बिहार स्पेशल दो, सॉरी, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठो जहां से बिहार से सवाल आए तो हम लोग इतना विस्तार से पढ़ रहे हैं कि आपसे एक भी सवाल ना छूटेगा, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा टेस्ट भी लिया जाएगा, है ना। जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा टेस्ट लिया जाएगा, पीपीटी और उसके बाद पीडीएफ वगैरह हम सब दे देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो उत्तर बिहार के मैदान को हम लोग कितने भागों में? 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। तो एक को हम लोग बोलते हैं तराई, या इसी को बोलते हैं उप तराई का क्षेत्र, उप तराई क्षेत्र, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं खादर क्षेत्र या खादर प्रदेश, खादर प्रदेश। तीसरा को हम लोग बोलते हैं भांगर प्रदेश। कैसा? भांगर प्रदेश। और इसके अलावा जो चौथा है इसे हम लोग चौर या मन के नाम से जानते हैं, चौर या मन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार के या 4 तरह से भूमि देखने को मिलेगा। कितने तरह से? 4 तरह से भूमि देखने को मिलेगा। पहला तराई या उप तराई क्षेत्र, दूसरा खादर प्रदेश, तीसरा भांगर प्रदेश और चौथा को हम लोग चौर या मन के नाम से जानते हैं। समझिए, ये जो तराई या उप तराई का क्षेत्र है ना, तराई या उप तराई का क्षेत्र है, इसका विस्तार आपको पश्चिम से लेकर पूरब तक दिखाई देता है, ठीक है। इसका विस्तार कहां से कहां तक? इधर देख लो, इधर बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं और इधर बिहार के नक्शा नहीं, इसमें अगर आप देखना चाहो हम आपको अभी दिखाते हैं, समझ गए। हम आपको अभी दिखाते हैं, ये देखो, इधर मान लीजिए कि इधर बिहार का हिस्सा नहीं, और इधर देख लीजिए इधर बिहार का हिस्सा। तो इधर जितना भी आपको यह भारत एवं नेपाल से जो लगा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, बिहार एवं नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग तराई या उप तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग तराई या फिर इसी को हम लोग उप तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समझ गए? तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। समझो कि यह जो क्षेत्र है इसका एक तो कि विस्तार देखिएगा, ठीक है, विस्तार देखिएगा तो कहां से कहां तक? तो समझो इसका विस्तार बिहार में तराई क्षेत्र, अच्छा नीचे लिख दे रहे नहीं, तब सब इसको नीचे नीचे लिख देंगे। लिखिए, इधर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। लिखिए कि बिहार में तराई क्षेत्र का विस्तार भारत एवं नेपाल के सीमा के समानांतर है, सीमा के समानांतर है। समझ गए? भारत एवं नेपाल सीमा के समानांतर है, समझ गए। और इसका विस्तार देखिएगा तो कौन डायरेक्शन में, कौन सा दिशा में? तो समझिए कि पश्चिम से लेकर किधर तक? पूरब तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इधर देख रहे हैं कि नहीं? इधर का हिस्सा पश्चिम और इधर से लेकर पूरब जा रहा है, नहीं, इधर जिला पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक भारत एवं नेपाल या बिहार एवं नेपाल के जो सीमा के समानांतर जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्र को हम लोग तराई या उप तराई के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा खादर प्रदेश किसको बोलते हैं? तो वह क्षेत्र जहां नवीन जलोढ़ का विस्तार हो। तो जिन क्षेत्रों में नवीन मृदा जाकर बिछ जाती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग नवीन जलोढ़ या फिर खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भांगर प्रदेश तो लिखिए इसमें कि जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता,
बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्र में भांगर मृदा का निर्माण होता है। भांगर मृदा का निर्माण होता है। समझ गए? अब इसी भांगर मृदा को हम लोग किस नाम से जान रहे थे? तो पुरानी जलोढ़ के नाम से जान रहे थे। याद आ रहा है? इसे हम लोग पुरानी जलोढ़ के नाम से जान रहे थे। और इसको हम लोग खादर को किस नाम से जान रहे थे? इसे हम लोग नवीन या नई जलोढ़ के नाम से जान रहे थे। ठीक है बात? तब कहो कि चौर या मन क्या है? चौर या फिर मन क्या है? तो लिखिएगा इधर वाले क्षेत्रों में कि जिस स्थान पर, है ना, वर्ष भर जल जमाव हुआ, है ना, वह स्थान जहां वर्ष भर जल जमाव बना रहता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग चौर या मन के नाम से जानते हैं। और चौर या मन आपको उत्तरी बिहार में देखने को मिलता है। उत्तरी बिहार में क्यों मिलता है? क्योंकि उत्तरी बिहार में सब के सब नदियां कैसी है? तो सब के सब नदियां हिमालयी है। और हिमालयी नदियां होने के कारण इन क्षेत्रों में वर्ष भर क्या रहता है जी? तो वर्ष भर पानी रहता है। क्या रहता है? वर्ष भर पानी रहता है। इसलिए समझिए, इसलिए उत्तर बिहार में चौर या मन का निर्माण होता है। समझो कि वह स्थान जहां प्राकृतिक रूप से वर्ष भर जल जमा रहता है या जल जमाव रहता है ना, जमा रहता है, उसे चौर या मन के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। समझे? लेकिन कहो कि दक्षिणी बिहार में चौर और मन होता है कि नहीं? तो दक्षिणी बिहार में चौर और मन कैसे बनेगा हो? क्या दक्षिणी बिहार में सब नदियां बरसात, सबके सब नदियां कैसी है? तो बरसाती है। दक्षिणी बिहार में क्या नदियां हिमालय से निकल के आ रही है? नहीं। और यहाँ के जब दक्षिण बिहार के सब नदियां जब बरसाती है तो यकीन मानिए कि इन सब नदियों में जब बरसात का महीना खत्म होता है, गर्मी का सीजन आता है, तो धीरे धीरे सब नदियों का पानी सूख जाता है। और सूख जाने के कारण इन क्षेत्रों में यानी दक्षिणी बिहार में आपको दरार देखने को मिलेगा। ठीक है? क्या देखने को मिलेगा? दरार। जैसे कुछ समय तक पानी जमा रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पानी सूख जाता है। और सूखने के बाद देखिएगा जब गर्मी का महीना आता है तो इस समय के महीना में पूरा दरार फटने लगता है। इसलिए इधर दक्षिणी बिहार में हमेशा आपको दरार देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तरी बिहार में आपको जहां जिस स्थान पर वर्ष भर पानी जमा रह गया उसे हम लोग चौर या मन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चौर या मन के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे चौर और मन फेमस है। जिसमें एक है टेटरिया मन। नाम क्या है जी? टेटरिया। ठीक है? टेटरिया मन। आई जो टेटरिया मन है, ये टेटरिया मन कहाँ है? तो टेटरिया मन है पूर्वी चंपारण में। कहाँ है? तो पोस्ट में लिख भी लीजिएगा कि बिहार के कौन जिला? तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला। कौन जिला? पूर्वी चंपारण जिला। ठीक है? देखो हो गया टेटरिया मन। दूसरा लिख लो, टेटरिया मन के अलावा मोती झील। नाम क्या है? मोती झील। मोती झील मन। ठीक है? अब मोती झील मन कहाँ है? तो यह भी है पूर्वी चंपारण में। ठीक है? यह भी कहाँ है? पूर्वी चंपारण। एक है लखनी चौर। नाम क्या है? एक का नाम लखनी चौर। लखनी जो चौर है ये कहाँ है? ये है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है जी? तो लखनी चौर पश्चिमी चंपारण। ठीक है? बहुत सारे चौर या मन का निर्माण हो रहा है, देख रहे हैं ना? चलिए इसको लिखे जल्दी से। ठीक है? तो दक्षिणी बिहार में क्या होता है जी? तो दक्षिणी बिहार में चौर या मन का निर्माण होगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ वर्ष भर पानी नहीं होता है ना। वर्ष भर यहाँ नदियों में पानी नहीं रहता। जितना नदियां हैं सब के सब बरसाती नदियां हैं। और बरसाती नदियां इन क्षेत्रों में हमेशा के लिए पानी कहाँ से लाएगी? जब बरसात रहेगा तभी ना पानी लाएगी। इसलिए धीरे धीरे इन क्षेत्रों में जब बरसात खत्म होता है, गर्मी का सीजन आता है, तो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में पानी सूख जाता है। और जैसे ही पानी सूखता है तो समझिए यहाँ पर दरार उत्पन्न होने लगता है। ठीक है? क्या उत्पन्न होता है? दरार। इसलिए इधर के क्षेत्रों में कभी भी चौर या मन का निर्माण नहीं होता है। इधर दक्षिणी बिहार में दरार का निर्माण होता है और उसी दरार को हम लोग टाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
टाल के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत फेमस है मोकामा टाल। कौन टाल? मोकामा टाल, नाम सुने हैं? तो ये जो मोकामा टाल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तुरंत जब दक्षिणी बिहार जब हम लोग उत्तरी बिहार के मैदान खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर। लिखिए, थोड़ा सा हम पानी पी के आ जा रहे हैं ना, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं, पूरा शर्ट वगैरह सब देख रहे हैं, हमारा सब एकदम बुरा हो गया स्थिति, देख रहे हैं? गेट खोलने से हवा थोड़े आएगा, खोल दो। पूरा गैस वगैरह बनाए हुए है नहीं, और ऊपर से देख रहे हैं पूरा दम भीग गया। गर्मी का आज दिन है, इसका भी मजा लीजिए आप लोग। नहीं, ठंडा के दिन में रजाई ओढ़ के मजा लेते हैं, गर्मी के दिन में पसीना से भीग के मजा लीजिए। चलो ठीक है, हम 1 मिनट में आते हैं केवल पानी पीकर, बिना कुछ बोले बतियाए, चुप चलिए इसको उतारिए। समझ में आ रहा है कि नहीं जी आप लोग को? हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद है कि आ रहा होगा ना ये। ठीक है, चलिए लीजिए, फिर से आ गए हम। नहीं, एकदम याद कर लेना है बिहार, समझ गए? चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार का बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, है ना, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, जहां भी बिहार से सवाल आते हैं, जो ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आएगा उस एकदम छोड़ना नहीं। ठीक है, उसको एकदम मरोड़ देना है मूड़ी, समझ गए? लिख लिए? चलिए मिटा देना। चलो, उत्तर बिहार में जो नदियां हैं उसका प्रवाह किधर से किधर की ओर है जी, बताइए? उत्तर बिहार में जो नदियां हैं उसका प्रवाह किधर से किधर की ओर? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि उत्तरी बिहार की नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम, कौन सा दिशा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। समझिए कि बीच से जा रहा था कौन नदी? गंगा नदी। इधर से आ रहा है तो इधर देखिएगा तो उत्तर, नहीं और इधर देखिएगा तो पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम से आकर मिल गया किस में? गंगा में। मिला किधर? आया किधर? दक्षिण में। और जाएगा किधर? पूरब में। नहीं, तो जितना भी नदी देखिएगा सबका प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। इतना बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग दीजिए दक्षिण बिहार का मैदान।
दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, ठीक है। दक्षिण बिहार में देखो कि जितना भी इधर से नदी जाएगा, सब के सब नदी करीब करीब छोटा नागपुर के पठार से ही उद्गम होती है, और सब जाकर कहाँ मिल जाती है, सब इधर से जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो लिखो कि छोटा नागपुर से उद्गम दक्षिण बिहार की नदियां गंगा में जाकर मिलती है और अपने साथ जलोढ़ मृदा को ढोकर लाती है, जिससे दक्षिणी बिहार के मैदानी भाग का या मैदान का निर्माण हुआ है। समझ गए। फिर जितना भी जाएगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा, मिट्टी ले जाएगा, नहीं, और मिट्टी ले जाकर बिछा देगा इन क्षेत्रों में, जिससे दक्षिणी बिहार के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। इतना बात क्लियर। इसके अलावा देखो कि इन दक्षिणी बिहार में बहुत सारा, आपको देखिएगा कि इस दक्षिण बिहार में देखो कि यहाँ निम्न नदियां हैं, यहाँ निम्न नदियां है, बहुत सारी नदियां हैं। जैसे में देख लो, जैसे एक तो कि कर्मनाशा, कौन नदी, कर्मनाशा नदी, समझ गए। एकरा में नहाइएगा तो हिंदू परंपरा के अनुसार कर्म का नाश हो जाएगा, समझ गए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, कर्मनाशा नदी। इसके अलावा देखो सोन नदी, ठीक है। इसके अलावा देखिए फल्गु नदी, ठीक है। इसके अलावा देखिए पुनपुन नदी, ठीक है। इसके अलावा अजय नदी, ठीक है, अजय नदी, और भी बहुत सारी नदियां, जब हम लोग बिहार की नदी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इन्हीं सारी नदियों के द्वारा इधर से, है ना, जलोढ़ मृदा को ढोकर ले जाया जाता है, और सब जलोढ़ मृदा इधर क्षेत्रों में बिछा दिया जाता है, जिससे दक्षिण बिहार के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। जिससे किसका निर्माण, दक्षिण बिहार का निर्माण हुआ है। दक्षिण बिहार के क्षेत्र का अगर बात कीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल 37.17 या 15 कर दीजिए, 15% में आपको केवल व केवल कौन दिखाई देगा, दक्षिण बिहार के मैदानी भाग का क्षेत्रफल दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा समझो कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र उत्तरी बिहार के क्षेत्र की तुलना कम है कि अधिक है जी, कम है कि अधिक, कम है। तो लिखिए कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र उत्तरी बिहार के तुलना, उत्तरी बिहार के मैदानी भाग से कम है, समझ गए। उत्तरी के भाग क्या है जी, तो इधर कम है, क्षेत्रफल के मामले में क्या है, दक्षिणी बिहार कम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कि दक्षिणी बिहार की नदियां, दक्षिणी बिहार की नदियां या दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ का कारण नहीं बनती, बाढ़ का कारण नहीं बनती, कारण नहीं बनती, क्योंकि यह सभी बरसाती नदियां हैं। कैसा है, सभी बरसाती नदियां हैं,
या सभी बरसाती नदियां हैं। बरसात जब आएगा तो इसमें पानी रहेगा, अब बरसात खत्म, पानी खत्म, इसलिए दक्षिणी बिहार में, इसलिए दक्षिणी बिहार में या दक्षिण बिहार सुखाड़ ग्रसित रहता है, सुखाड़ ग्रसित रहता है। समझ गए? सुने होंगे आप लोग कि उत्तरी, हम लोग जहां रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं जी? उत्तरी बिहार के दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार में। तो हम लोग सुने होंगे आप लोग कि इस दक्षिणी बिहार में बारिश नहीं हो रहा है, बरसात का भी महीना आ गया फिर भी बारिश नहीं हो रहा है, और उत्तर बिहार में पूरा बाढ़ आए हुए। ऐसा क्या होता है? क्योंकि उत्तर बिहार में जितना भी बाढ़ पानी नहीं भी होगा तो इन क्षेत्रों में देखिएगा कि कहां से आ रहा है पानी, कहां से आ रहा है? हिमालय से, नेपाल से नहीं। और जब हिमालय से आ रहा पानी तो इसमें इतना पानी का तीव्र धारा होता है कि आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से डुबो देता है नहीं। और इधर बिहार में, दक्षिणी बिहार में एक तो कि इधर जितना भी नदी है सब कैसा है? बरसाती है। आस लगैले रहता है सब असरा कि कब पानी होवे तो हमर नदी में पानी भरेगा, है ना। सोन कहता है कि पानी हो जाए, पानी हो जाए कि हमारे नदी में पानी भर जाए, है ना। फाल्गु में भी यही हाल है। तो बिहार के, दक्षिणी बिहार में जितना भी नदी देख रहे हैं सब के सब कैसा? सब के सब बरसाती नदी। समझ गए? तो बरसाती नदी है, अब पानी नहीं आया तो क्या हो जाएगा? सुखाड़ ग्रसित हो जाएगा। इसलिए दक्षिण बिहार का अधिकतर जिला देखिएगा सुखाड़ ग्रसित हो जाता है ना। कई बार आप सुने होंगे जैसे ही आंकड़ा घोषित किया जाएगा तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आने के बावजूद भी दक्षिण बिहार सुखाड़ ग्रसित रहता है। कई जिला को सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है और सरकार के द्वारा इन जिलों में, है ना, पैसा का आवंटन किया जाता है। इस बार मान के चलिए कि औरंगाबाद जिला सुखाड़ ग्रसित रहा, इस बार इधर मुंगेर जिला सुखाड़ ग्रसित रहा। तो इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? तो बिहार सरकार के द्वारा, है ना, पैसों का आवंटन किया जाएगा ताकि जो बिहार के इन क्षेत्रों में, इन जिलों में रहने वाले किसान हैं उनकी भरपाई की जा सके, है ना। समझ में आ रहा है ना इतना बात, है ना? आ रहा है ना? चलिए इतना इसको मिटा दिया जाए, लिखो जल्दी। इसके अलावा देखो कि दक्षिण बिहार में इधर के क्षेत्र में देखो बाकी सेम स्थिति रहा बना, लेकिन इसी दक्षिण बिहार में इधर के क्षेत्र में आपको विंध्यन श्रृंखला, इधर के क्षेत्र में आपको कौन सा पर्वत? धारवाड़ पर्वत का क्रम मिलता है ना। याद आ रहा है? तो इसके बाद हम लोग हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए तीसरा का। चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? हम लोग का टॉपिक था, है ना, आकृति के आधार पर या उचावच के आधार पर बिहार को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला था शिवालिक क्षेत्र, दूसरा था मैदानी क्षेत्र और तीसरा था दक्षिण बिहार का पठारी भाग, है ना। तो अब दो चूंकि हम लोग पढ़ लिए, एक शिवालिक क्षेत्र पढ़े जिसमें हम लोग पढ़े सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून एवं हरहाटी के बारे में, और उसके बाद दक्षिणी बिहार के मध्य वाला हिस्सा पढ़े बिहार के मैदानी भागों के बारे में, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़े, एक उत्तरी बिहार दूसरा दक्षिणी बिहार के बारे में, और तीसरा बचा हुआ है जिसे हम लोग बिहार के पठारी भागों के नाम से जानते हैं या दक्षिणी पठार के नाम से जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से आपको पठार देखने को मिलेगा जिसमें 2 पहाड़ है, एक विंध्यन क्रम की चट्टान और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसी विंध्यन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बात? तो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए ना। चलो बहुत सुंदर। आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी? आ रहा है कि नहीं? वो देखो बकलोलवा खाली बतियाते रहता है, क्लास में बतियाएगा? अरे समझो तन बुझाएगा बउआ। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए दक्षिण, नेक्स्ट हेडिंग लिखो दक्षिणी पठारी क्षेत्र। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं विंध्यन श्रृंखला, विंध्यन श्रेणी, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टान। बताइए धारवाड़ क्रम की चट्टान का एक और नाम था, नाम याद है? कुछ नाम था जी? आर्कियन क्रम की, आर्कियन युग की चट्टान, नहीं याद है यार? चल इसके बाद देखिए, अब इधर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इधर हेडिंग लिख लीजिए, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इधर से धारवाड़ क्रम, है ना। इसके अलावा इधर विंध्यन श्रेणी, ठीक है। अब समझो कि जितना भी आप पहाड़ी देख रहे हैं, चाहे गया में, औरंगाबाद में, रोहतास में, कैमूर में, है ना, ये सब दक्षिणी पठारी का ही क्षेत्र है। नहीं, जैसे
आप चले जाइए कहाँ, तो रोहतास। कहाँ जाइए, रोहतास। आई जो जितना भी पठारी क्षेत्र दिख रहा है ना, इन्हीं पठारी क्षेत्र से निर्माण होता है किसका, तो इन्हीं पठारी क्षेत्रों से निर्माण होता है आपका जल प्रपात का, झरना का, समझ गए। इसलिए अगर आप रोहतास जाइएगा तो इन क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा, है ना, जैसे मांझर कुंड, तेलहर कुंड, करकट, है ना, करकट जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, है ना। इसके अलावा आप देखिएगा धुआं कुंड जलप्रपात के अलावा भी बहुत सारा, ठीक है। इसके अलावा जैसे झरना में, है ना, झरना में जैसे या झील में देखोगे तो कांवर झील, है ना, कांवर झील, अनुपम झील, इन सब झील, झरना, जलप्रपात, इस सब का निर्माण कहाँ हो रहा है बिहार में, तो दक्षिण पठारी क्षेत्रों के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान देख रहे हैं। इसमें जैसे अगर आप चल गए हैं गया, कहाँ गए हैं, गया, तो गया में भी बहुत सारी पहाड़ी देखने को मिलेगा, है ना। तो गया में जो पहाड़ी है ना, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। किसके द्वारा, यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है, समझे, निर्मित है, समझिए। इसी में आपको बहुत सारा पहाड़ देखने को मिलेगा। जैसे एक पहाड़ गया में जाइएगा तो नाम है ब्रह्म योनि का पहाड़ी, नाम क्या है जी, हाँ, ब्रह्म योनि की पहाड़ी, ये कहाँ है, तो गया में। इसके अलावा यहाँ मिलेगा प्रेतशिला, नाम क्या है जी, प्रेतशिला की पहाड़ी, प्रेतशिला की पहाड़ी। यहीं जाइएगा तो मिलेगा भूतशिला की पहाड़ी, समझे। गया किस लिए फेमस है, तो गया जी फेमस है पिंडदान के लिए, नहीं, और पिंड उंड दान करके सब कहाँ जाता है लोग, प्रेतशिला पहाड़ी पर। और उसी में जाकर इंदिरा में पहाड़ी पर इंदिरा है ना, उसी इंदिरा में लोग जितना भी सामान पूजा पाठ वाला रहता है उसी में जाकर डाल देता है। और तब कहते हैं पंडित जी, पुरोहित जी, कि अब आपके पूर्वजों को आत्मा की शांति मिल जाएगा, समझे। तो ये कौन सा पहाड़ी पर, प्रेतशिला की पहाड़ी पर। बगले में है भूतशिला की पहाड़ी, यहाँ जाइएगा तो झोंटाधारी भूत मिलेगा, समझ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रेतशिला हो, भूतशिला हो, ब्रह्म योनि की पहाड़ी हो, इसके अलावा तपोवन की पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी। गया में अगर गया को सबसे ज्यादा गर्मी प्रदान करता है, या गया जिला को गर्म होने में सबसे ज्यादा जो कारक है तो वह है तपोवन की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी। इसके अलावा भी बहुत सारी पहाड़ी, जैसे जेठियन की पहाड़ी, नाम क्या है जी, जेठियन की पहाड़ी, समझ गए। इसके अलावा रामशिला की पहाड़ी, नाम क्या है जी, रामशिला की पहाड़ी, समझ गए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा पहाड़ी, जब हम लोग पहाड़ी गया के स्पेशल गया की पहाड़ी के बारे में देखेंगे, ठीक है। इतना बात तो ये तो एकदम याद रखिएगा, गया में सब पहाड़ों के बारे में, इसको एकदम क्रम से उतारिए, ठीक है। इसके अलावा आप राजगीर गए हैं कि नहीं, आप लोग राजगीर गए हैं, तो राजगीर जब गए होंगे तो वहां भी आपको, राजगीर में भी बहुत सारा पहाड़ी देखने को मिलेगा, नहीं, राजगीर में ही शांति स्तूप वगैरह भी है, नहीं है कि नहीं, विश्व शांति स्तूप कहाँ, तो राजगीर में है, नहीं। और राजगीर कौन जिला में है जी, बताइए, राजगीर कौन जिला में है, राजगीर है नालंदा जिला में। कौन जिला, तो राजगीर नालंदा जिला, कौन जिला, नालंदा जिला, समझ गए कि नहीं। तो इस राजगीर में भी बहुत सारी पहाड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं पंच पहाड़ी। किसा पहाड़ी, पंच पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसे हम लोग, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से 5 पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसे पंच पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसमें एक पहाड़ी का नाम है, कौन सा पहाड़ी, एक का नाम है वैभव गिरी, वैभव गिरी की पहाड़ी। एक का नाम है विपुल गिरी, विपुल गिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक तो वैभव गिरी, विपुल गिरी, एक का नाम है उदयगिरी। कौन सा जी, उदयगिरी की पहाड़ी, समझ गए, उदयगिरी की पहाड़ी। एक का नाम है सोनगिरी, कौन सा पहाड़ी, सोनगिरी की पहाड़ी। और एक का नाम है रत्नागिरी, नाम क्या है जी, रत्नागिरी, रत्नागिरी की पहाड़ी, समझ गए। कौन सा पहाड़ी, रत्नागिरी, नहीं दिख रहा, चलिए तो 5वां हम लोग लिख रहे हैं इधर,
एक का नाम है रत्नागिरी की पहाड़ी, ठीक है, रत्नागिरी की पहाड़ी। और इसी रत्नागिरी के पहाड़ी पर बनाया गया है क्या, तो बनाया गया है विश्व शांति स्तूप। नाम क्या है जी, विश्व शांति स्तूप। और यह जो विश्व शांति स्तूप देख रहे हैं, यह कौन धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बताइए कि विश्व शांति स्तूप कौन पहाड़ी पर है, रत्नागिरी के पहाड़ी पर। कौन पहाड़ी पर, रत्नागिरी की पहाड़ी पर। विश्व शांति स्तूप किस जिला में है, नालंदा जिला में। कौन सा जगह, राजगीर में। इतना बात क्लियर, यहां तक क्लियर ना, बताइए। तो इतना तक में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं राजगीर में, नालंदा जिला में स्थित राजगीर की पहाड़ी, जो 5 पहाड़ियों से मिलकर बना है। कितना पहाड़ियों से, 5 पहाड़ी। कौन कौन, तो एक का नाम है वैभव गिरी, विपुल गिरी, उदयगिरी और सोनगिरी, और एक का नाम रत्नागिरी। और इसी रत्नागिरी की पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप स्थित है। इसी रत्नागिरी पहाड़ी पर क्या स्थित है, विश्व शांति स्तूप। समझ में आया। आज एकदम हद से ज्यादा गर्मी नहीं, आप जल्दी से इसको उतारिए। अधिक गर्मी रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा टिकने में हालत खराब हो जाता है ना ये। हाँ, ठंडा का दिन आ जाएगा ना इस महीने के बाद, तो फिर एकदम कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम लोग टाइमिंग पढ़ने का बढ़ा देंगे। नहीं, हम लोग एक दिन 2-2 घंटा का क्लास रखेंगे, और 2 घंटा से भी अधिक क्लास रखने की कोशिश की जाएगी, है ना, ताकि जो भी लेक्चर रहे 2 घंटा या 2 घंटा के प्लस रहे, ठीक है। तब हम लोग और पहले बुला लिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, बिहार के ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगा, हम लोग बिहार के इतिहास, बिहार के पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बिहार समझ गए हैं। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में, बिहार में पर्यटन के बारे में, समझ गए। और बिहार में जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, है ना, जैसे 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, या फिर बिहार में महिलाओं के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, छात्रवृत्ति योजना है ना। इस सब के अलावा बिहार के जनगणना के बारे में खास करके तौर पर पढ़ना है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार, और बिहार के जनगणना जो भी वर्तमान में हुआ जातीय जनगणना, है ना, उस जातीय जनगणना को भी विस्तार से पढ़ना है। सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, समझ गए। अगर आप पूरा बिहार पढ़ लिए और बिहार की जनगणना ही ना पढ़े हो, तो एक नए क्वेश्चन आप देखिएगा हमेशा एग्जाम में, या फिर मॉक टेस्ट में, या फिर एमसीक्यू के मॉक टेस्ट में, या फुल लेंथ टेस्ट में, कि आपको बिहार से आता ही आता है। समझ गए, इतना बात क्लियर। एकदम जितना भी आप पढ़ रहे हैं कुछ नहीं करना है, इसे आपको एकदम रेगुलरिटी के साथ आना है, क्लास एकदम गैप नहीं करना है, समझ गए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ कर लें, तो एक ही चीज है जो आपको एग्जाम के पैटर्न में या फिर मेरिट लिस्ट में ला सकता है ना। कहाँ ला सकता है जी, आपको मेरिट लिस्ट में लाकर खड़ा कर सकता है, और वो है आपका मेहनत। समझ गए। जो चीजें पढ़ रहे हैं आप उसे बार बार पढ़िए, एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, रिविजन करना है, याद करना है, समझ गए। नहीं तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं, फिर बुढ़ापा बर्बाद, समझ गए। समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ तक अभी भी समझो, अभी का जो दौर है ना तुम लोग का, अभी ही समय है पढ़ने का। नहीं तो यकीन मानो जैसे ही 4-5 साल गुजरा ना, तो हालत खराब होने लगेगा। और दोस्त बाद में किसको दोगे, तो बाबूजी कि हमारा लिए क्या कुछ किए हैं, मेरे लिए कुछ घर बना के रखे, मेरे लिए कुछ पैसों जमा किए हैं, कुछ प्रॉपर्टी बनाए हैं, सब दोस्त किसको दोगे, बाबूजी को। और अपने कुछ नहीं करेगा। जिस समय तुमको पढ़ना था उस समय तो पढ़ेगा नहीं, उस समय खाली चैटिंग करेगा, समझ गया। अब खाली घूमेगा, उसको खूब एकदम बढ़िया नया नया कपड़ा चाहिए, समझ गए। और ऊपर से बाइक दिलवा दीजिए तो आओ मजा है, समझ गए। उस समय बाप को याद नहीं आएगा कि हमारे बाबूजी हमारे लिए कितना कर रहे हैं। लेकिन जैसे तुम्हारा जो कैरियर बनाने वाला उम्र है, अगर वह खर्च हो गया, तो यकीन मानो कि बाद में आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता, समझ गए। और इस सबके पास ऐसा दौर आता है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस दौर को ना देखें, तो एक ही उपाय है कि आप इतना मेहनत करो कि आप जल्दी से मेरिट लिस्ट में आ जाओ, समझ गए। और ऐसे नहीं होगा जब तक आप घरे 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा
नहीं पढ़िएगा तो आज के दौर में मेरिट लिस्ट में आना संभव नहीं। समझ गए? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आज इतना हार्ड गर्मी है कि मेरा मन नहीं कर, तो आज इतना ही रखते हैं क्लास को। बाकी फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और फिर से हम लोग, चूंकि बिहार का यह है ना, जो भू आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, यह अंतिम दौर है। इसके बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे बिहार का जलवायु, बिहार में बारिश कब होते हैं, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, बिहार में सबसे पहले कहाँ बारिश होती है, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक बारिश होता है, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ बारिश सबसे कम होता है, या फिर बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जहाँ सुखाड़ ग्रसित हो जाते हैं। समझ गए? इन सब के बारे में हम लोग मिलते हैं एक अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ठीक है।